नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज जो आप लोगों की चल रही है उसका अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और ये वीडियो नंबर 12 होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 11 वीडियो नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर जरूर देखिए। इनका लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर उसे ढूंढ सकते हैं जो संविधान नाम से बना हुआ है। साथ ही आज मैं आपको बताऊं कि आज के इस सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संविधान के भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। और आज के इस सेशन को शुरू करने से मैं पहले बताऊं कि अगर आप लोगों को इन सभी का PDF चाहिए और करंट अफेयर का जो है एनालिसिस के साथ जो हम डेली वहाँ डालते हैं उनका PDF चाहिए तो आप सृष्टि आईएएस 20 टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के घंटी के बटन को दबाइए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था और उनके तहत जो है भाग 3 को, जिसका संबंध मौलिक अधिकार से है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 को शामिल किया गया है। और इसे आज हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से और आसान भाषा में देखने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है दोस्तों वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी या फिर अन्य जो है जनरल कंपटीशन की एग्जाम हो, सभी में जो है यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना प्रबल बनी होती है हर एक टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आप इनको जो है अच्छे से सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार का जो है अर्थ क्या है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं और उसको डिटेल में समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, उसे हमारे संविधान में आखिर शामिल ही क्यों किया गया, उसकी क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो उनको हम लोग देखते हैं। आपको बताऊं तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दोस्तों अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। और अगर हम सबसे पहले इसे लागू करने की बात करें तो इसे सबसे पहले फ्रांस के संविधान में जो है उसको समाहित किया गया था, लेकिन हमारे संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। और इसका जिक्र हमारे संविधान के भाग 3 में है और इसमें 12 से 35 अनुच्छेद को शामिल किया जाता है। और इनकी आवश्यकता की अगर बात करें दोस्तों तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए जो है अति आवश्यक है। भौतिक विकास का तात्पर्य यहाँ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से, साथ ही नैतिक विकास का तात्पर्य यहाँ धार्मिक व आध्यात्मिक विकास से है। अगर व्यक्ति की भौतिक और नैतिक विकास को जो है करना है तो उसके लिए जो है मौलिक अधिकार का होना अत्यंत आवश्यक है। मौलिक अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना नैतिक और भौतिक विकास जो है सर्वांगीण रूप में नहीं कर सकता। ये असंभव के समान है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो है व्यक्ति के विकास के लिए, उनके भौतिक व नैतिक विकास के लिए मौलिक अधिकार का जो है होना उतना ही जरूरी है। उसके बिना जो है कोई भी व्यक्ति अपना ये विकास जो है नहीं कर सकता। साथ ही मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन जब हमारा संविधान ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 6 नहीं होकर 7 हुआ करती थी दोस्तों। और एक ये कहाँ चला गया उनका जिक्र अभी हम करेंगे। ये कब ख़त्म कर दिया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, तो इसे हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं इनके जो प्रकार है मौलिक अधिकार के। और ये 6 प्रकार जो वर्तमान में विद्यमान है ये कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ कि सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार है और इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 को शामिल किया गया है। अब यहाँ मैंने 14 से शुरू किया और 18 तक जो है इसमें हमने बताया कि शामिल है। तो आप कहेंगे कि सर 12-13 कहाँ चला गया, तो आप लोग धैर्य बना कर रहिए, इनकी भी जिक्र हम अभी जस्ट नीचे करने वाले हैं। पहले ये देखिए कि ये समानता का जो मौलिक अधिकार है उसमें कितना से कितना अनुच्छेद शामिल है, ये प्रश्न पूछता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कई बार कई एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 शामिल है। साथ ही में दूसरे मौलिक अधिकार की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो है
वो स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें अनुच्छेद 19 से 22 को शामिल किया गया है। और तीसरे मौलिक अधिकार के तहत जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार को कहते हैं हम, और इसमें जो है अनुच्छेद 23 से 24 को शामिल किया गया है। चौथे मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 शामिल है। और पांचवें मौलिक अधिकार की बात करें तो संस्कृति व शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार है उनका जिक्र है, और ये संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में इसका जिक्र है। और छठे व अंतिम मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 32 जो है मुख्य रूप से है, और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे इसमें संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से संवैधानिक उपचारों का जो जिक्र है दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक अनुच्छेद और नहीं है, ये है अनुच्छेद 31। तो 31 इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि जो अनुच्छेद 31 था उनका संबंध जो है धन के अधिकार से था, जो हमारा जो है मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले, और इसीलिए मैंने अभी बताया आपको कि मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, और ये जो 7वां मौलिक अधिकार था वो धन का अधिकार था, और इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 31 में था। लेकिन जो है इसे संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर उसे हमारे संविधान के भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया, और उसमें डाल करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए जो है एक मौलिक अधिकार कम हो गया, और वर्तमान में कितना है, 6 है। तो ध्यान रखिएगा, 7वां कौन सा मौलिक अधिकार था, धन का अधिकार, कब हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कहाँ शामिल है अभी ये वर्तमान में, कहाँ स्थित है संविधान में, तो संविधान के भाग 12 में। कौन से अनुच्छेद में, तो 300 क में। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इन सभी को ध्यान में रखना है। तो ये आपने देखा 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का यहाँ मैंने आपसे जिक्र किया, इनका बारी बारी से हम विश्लेषण करेंगे। पहले हम देखते हैं अब अनुच्छेद 12 और 13। मैंने बताया ना कि नीचे इनका जिक्र हम करेंगे। यहाँ अनुच्छेद 12 जो है दोस्तों ये भी संविधान के भाग 3 का हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है, और इसमें जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है इस अध्याय के संदर्भ में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में जो है कई जगह राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 में भी राज्य की परिभाषा है, इसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 12 में भी जो है राज्य की परिभाषा है। तो हर एक का जो है परिभाषा अपने हिसाब से उस अध्याय के संबंध में जो है अलग अलग तरीके से उनका जो है जिक्र किया गया है। तो यहाँ अनुच्छेद 12 का संबंध संविधान के भाग 3 से है, और इस भाग के संदर्भ में राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे इसका जिक्र है इसमें। और इसमें कहा गया है कि यहाँ राज्य से तात्पर्य संघ सरकार व राज्य सरकार दोनों से हैं, और राज्य सरकार में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लोकल बॉडीज अर्थात पंचायती राज, जिला परिषद इत्यादि भी शामिल है। इसके अलावा जो अन्य निकाय जो सरकार के जो है उपक्रम है, जैसे आप ले लीजिए LIC, ठीक है, LIC इंडिया, ये सब भी जो है इसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं, ये भी इस राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। साथ ही यहाँ अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13 की। दोस्तों अनुच्छेद 13 का जो है एक्चुअली 4 पार्ट है, 13 1 2 3। ये इसके मूल संविधान में अगर हम बात करें तो 13 के जो है 3 ही उपखंड थे, 13 1, 13 2 और 13 3। लेकिन 13 4 को जो है दोस्तों आगे चलकर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसमें जोड़ा जाएगा। तो वर्तमान में 13 के 4 खंड है, अर्थात 4 उपखंड है, 13 1 2 3 एंड 4। और 13 1 की अगर बात करें तो 13 1 का संबंध दोस्तों संविधान के लागू होने से पहले की जो विधियां भारत में विद्यमान थी ब्रिटिश काल में, उनकी बात करता है। और उसके विषय में ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी विधि भारत में विद्यमान था वह विधि संविधान लागू होने के बाद उस सीमा तक जो है वो निरस्त कर दिए जाएंगे, या ख़त्म माना जाएगा, या बेकार माना जाएगा, जिस सीमा तक वो हमारे संविधान के भाग से असंगत है या मेल नहीं खाता है। तो ये 13 1 में इस बात का जिक्र है। इसी प्रकार अगर 13 2 की बात करें दोस्तों तो 13 का जो उपखंड 2 है वो संविधान लागू होने के बाद की विधि के संबंध में ये बात करता है। और 13 2 कहता है दोस्तों कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से जो है असंगत है, तो वह
विधि जो है उस मात्रा तक या उस सीमा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन करती है। ये जिक्र संविधान के अनुच्छेद 13(2) में किया गया है। इस प्रकार आप देखते हैं कि 13(1) का संविधान 13(1) जो उपखंड है उनका संबंध संविधान लागू होने से पहले की बात करता है, पहले की विधि की, और जो 13(2) है वो संविधान लागू होने के जो बाद की विधि हैं उनकी ये बात करता है। और इनका जो है बेसिक संबंध मौलिक अधिकार से है, मौलिक अधिकार के जो संरक्षण है उनसे है। ठीक है, साथ ही अगर 13(3) की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है ऊपर के दो उपखंड जो आपने देखा 13(1) और 13(2), उसमें जो विधि शब्द का उपयोग किया गया है, यूज किया गया है, उस विधि शब्द को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि उस विधि में कौन कौन से जो कानून है, कौन कौन सी जो नियम है वो शामिल होगा। ठीक है, किसे विधि माना जाएगा, किसे विधि नहीं माना जाएगा। तो इनका जो है जिक्र 13 जो अनुच्छेद है उसके उपखंड 3 में है। और इसमें कहा गया है कि सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि जो है ये विधि जो है माने जाएंगे। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा था कि रूढ़ियाँ, प्रथाएं व जो कार्यपालिका है, चाहे वो राज्य की कार्यपालिका हो या संघ की कार्यपालिका, उनके द्वारा जो प्रशासनिक आदेश जारी किए जाते हैं वो भी जो है विधि के अंतर्गत समाहित होगा। क्योंकि आपको पता है कि संविधान के व्याख्याता कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, और ये जो कहेंगे तो उसे भी सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन इसमें व्यक्तिगत विधि को शामिल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विधि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन रूढ़ियाँ, प्रथाएं व कार्यपालिका द्वारा प्रशासनिक आदेश, इसके बाद में सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना जो है विधि के अंतर्गत आता है। और ये इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 13 के उपखंड 3 में है। इसी प्रकार 13 के उपखंड 4 की बात करें तो ये मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है तब लाया गया जब वो जो है, आपको पता है कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो तानाशाही टाइप की सरकार थी, और जब वो कोई कानून बनाता था अपने मन के मुताबिक और उसे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उनको रोक दिया जाता था। संविधान के अनुच्छेद 13 का जो उपखंड 3 है उनका हवाला देते हुए, इसीलिए उनसे बचने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है एक उपखंड और जोड़ दिया 13(4), और इसमें व्यवस्था किया गया और उसमें लिख दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात जो है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 13 का जो 4 उपखंड था उसका जिक्र आपने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बारी बारी से एक एक मौलिक अधिकार की, जो अभी आपने ऊपर 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो पहला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, और इसमें अनुच्छेद 14 से 18 शामिल है। इसके अनुसार दोस्तों राज्य की तरफ से जो है धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर जो है नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को जो है समान माना जाएगा, लेकिन राज्य के हितों एवं बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार जो है राज्य के पास होगा। उनसे जो है इस समानता का उल्लंघन जो है उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बताऊं तो कानून के समक्ष समानता की जो बात है वो अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र है, और यह जो है हमने ब्रिटिश जो संविधान है वहाँ से लिया है। कानून के समक्ष समानता की जो बात है वो, साथ ही इसका अर्थ है कि राज्य पर जो है आपका बंधन लगाया जा सकता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। इसके लिए जो है राज्य को जो है आप ये कह सकते हैं कि इन पर जो है ये प्रतिबंध या उनको जो है इनके लिए मजबूर किया गया है हमारे संविधान में। साथ ही मैं आपको बताऊं तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का जो निषेध है वो संविधान के अनुच्छेद
15 में किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है राज्य जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ निवास स्थान का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर राज्य चाहे तो निवास स्थान के जो है आधार पर जो है भेदभाव वो जो है नागरिकों के साथ कर सकता है। और आपको बताऊं कि जो 15 अनुच्छेद 15 है उनके भी कुल जो है आप देखेंगे तो 5 उपखंड हैं, जिसमें 15(1) में जो है कहा गया है कि राज्य को यह आदेश दिया गया है 15 के संविधान के अनुच्छेद 15 उपखंड 1 के तहत कि राज्य जो है केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई भी भेद किसी के साथ नहीं करेगा। साथ ही दिए गए प्रतिषेध जो है प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो भेदभाव वाली बात है, प्रतिषेध वाली बात है, वो प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होता। साथ ही यहाँ जो केवल शब्द लगा हुआ है उनसे विभेद को जो है उपयुक्त आधारों तक सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, ठीक है, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। इसका मतलब इनके अलावा अन्य आधारों पर विभेद हो सकता है, जो मैंने अभी अभी बताया था कि इसमें जन्म स्थान का जिक्र नहीं है, निवास स्थान का जिक्र नहीं है। अर्थात अगर राज्य चाहे, सरकार चाहे तो निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, उसके आधार पर कानून बना सकता है। इसी प्रकार अगर 15(2) की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है कहा गया है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर जो है या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से जो पोषित संस्था है और जनता के लिए जो कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम वाली जो सभाएं जहाँ होती है, उन संस्थाओं का जो निर्माण किया गया है, उन स्थानों पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 15 के उपखंड 3 की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ये 15(3) में जिक्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो आपने देखा 15(1) और 2 में जो बात कही गई है, जिस समानता की बात कही गई है, जिस विभेद को नहीं करने की बात की गई है, अगर ये विभेद जो है बच्चों के संदर्भ में या जो पिछड़े लोग हैं या महिला वर्ग हैं उनके संबंध में अगर सरकार कोई प्रावधान करता है, उनको विशेष सुविधा देता है, तो फिर इस चीज़ के लिए जो है ये अनुच्छेद 15(1) और 2 जो है इस पर लागू नहीं होगा। ये सरकार को ये काम करने से नहीं रोक सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो आपको पता है कि महिलाओं को जो है प्रसूति का जो बेनिफिट है वो मिलता है, मातृत्व अवकाश मिलता है। ठीक है, तो ये जो है असमानता इसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर सरकार चाहे तो उनको सशक्त बनाने के लिए, बच्चों को जो है सशक्त बनाने के लिए अलग से जो है कुछ अलग प्रावधान भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 15(3) में इसका जिक्र है। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बताऊं तो 15(4) में जो है दोस्तों इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था और इनका जो आधार है दोस्तों ये है मद्रास राज्य बनाम चंपक दोरायराजन मामले का निर्णय। और इसमें जो है राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है विभिन्न जातियों, समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना जो है शामिल था और सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु विशेष प्रावधान का जो है इसमें जो है प्रावधान किया गया है। और ये जो है 15(1) और 2 का दूसरा अपवाद है। पहला अपवाद कौन सा था? तो 15 का उपखंड 3 और दूसरा अपवाद कौन सा है? तो 15 का उपखंड 4। क्यों? क्योंकि इसमें जो यहाँ भी भेदभाव जो है करने की अनुमति दी गई है। जैसे राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है विभिन्न जातियों के जो समुदाय है, जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इनके अपवाद भी हैं। इसी प्रकार अगर हम 15 के उपखंड 5 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जो है इसे हमारे संविधान में लागू किया गया था, जोड़ा गया था। और इसमें जो है
कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक स्थान, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए जो है बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। अपवाद बस इतना है कि वह संस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक इस प्रकार हम देखते हैं कि 15(1) में क्या कहा गया है। 15(1) में कहा गया है, राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 के उपखंड 2 की बात करें तो इसमें जो है राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी आदेश दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जो है किसी व्यक्ति को जाने आने से नहीं रोका जा सकता है। बेसिकली इसका उद्देश्य अस्पृश्यता को, छुआछूत को समाप्त करना है। इसी प्रकार अगर हम 15(3) की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है वो कहा गया है कि जो ऊपर के अनुच्छेद 15(1), 15 के उपखंड 1 और 15 के उपखंड 2 है, ये जो बात है वो सरकार को किसी महिला और बच्चे या पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान अगर वो करता है, उसे लागू करता है, तो उसके लिए उसे नहीं रोकेगा। इसी प्रकार 15(4) कहता है कि अगर कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य में जो है मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है विभिन्न जातियों जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। और 5 में जो है दोस्तों वो कहा गया है कि किसी भी पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जो है सरकार चाहे तो शैक्षणिक संस्थान जैसे सरकारी या गैर सरकारी में जो है उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अपवाद बस ये है कि वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान और निजी जो शिक्षण संस्थान है उस पर लागू नहीं होता। तो आपने ये देखा 15, ठीक है, का पूरा उपखंड, उसका विस्तार में अध्ययन किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे हम, जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 का जो उपबंध है दोस्तों ये है लोक नियोजन, अर्थात जो सरकार के जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसमें जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है असमानता जो है वो सरकार नहीं बरतेगा, उनको जो है समान अवसर देगा। लेकिन उसमें जो है ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो नौकरी है उस पर ये लागू नहीं होता है, या प्राइवेट जो नौकरी है उस पर ये लागू नहीं होता है। ये नौकरी नियुक्ति या नियोजन वाली जो नौकरी है उसी पर लागू होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें भी जो आधार की अगर बात करें तो जो 15 में आधार दिया गया है धर्म, मूल वंश, ठीक है, जाति, लिंग और जन्म स्थान, तो इसके अलावा 2 जो इसमें चीज़ है और जोड़ दिया गया है, एक तो आपका वंश क्रम और एक जोड़ दिया गया है निवास स्थान। तो इन आधारों पर जो है भेदभाव का जो है निषेध किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो इनके भी जो है दोस्तों 5 खंड हैं, ठीक है, जिसमें 16(1) में जो है कहा गया है कि राज्य किसी भी जो है व्यक्ति के साथ अपने सरकारी नौकरी में जो है नियोजन या नियुक्तियों से संबंधित जो नौकरी है उसके में जो है भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही 16(2) में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर जो है राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र अर्थात अयोग्य नहीं माना जाएगा या उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर हम 16(3) की बात करें दोस्तों तो इसमें कहा गया है कि लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जो है निवास संबंधी शर्तें अगर संसद चाहे तो उसे लागू कर सकता है। अर्थात ये 16(2) का जो है दोस्तों क्या है, ये अपवाद है, क्योंकि 16(2) में इस बात का प्रतिषेध किया गया है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकता है। इसी प्रकार अगर हम 16 के उपखंड 4 की बात करें दोस्तों तो इसमें कहा गया है कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व जो है राज्य की राय में अर्थात सरकार की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो उनकी नियुक्ति या पदों के आरक्षण का जो है उपबंध सरकार कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अपवाद है किसका, 16(1) और 2 का। और लेकिन इसका शर्त ये होना चाहिए कि वो वर्ग पिछड़ा होना चाहिए और राज्य को ऐसा जो है प्रतीत होना चाहिए और ये जो है इनका पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि राज्य के अधीन सेवाओं में उस
वर्ग का जो है पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। इसी प्रकार अगर 16(5) की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में जो है किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती। इसका मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि जो धार्मिक संस्थान है उनके प्रमुखों की अगर नियुक्ति होती है, जैसे आप ले लीजिए वैष्णो देवी, या फिर लीजिए कोई मदरसा है या हज है से संबंधित जो अधिकारी है, उनकी जब नियुक्ति होता है, जो धार्मिक जो पहलू है या सांप्रदायिक पहलू है, संस्थान है, उनसे अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसके संबंध में जिस धर्म से वो संस्था जुड़ा हुआ है उस धर्म के लोगों को अगर वरीयता दिया जाता है तो फिर इसे जो है अनुच्छेद 16 का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ छुआछूत की भावना जो है नहीं बरता जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का जो है निषेध किया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, वो किसी भी विदेशी जो देश है उनसे कोई उपाधि, कोई पद या कोई उपहार जो है राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना जो है उसे धारण नहीं कर सकता है। और भारत में भी जो है भारत सरकार भी सेना और विद्या संबंधी जो आपका पुरस्कार है उनको छोड़ करके जो है अन्य कोई उपाधि या पुरस्कार नहीं देगा किसी भारतीय नागरिक को। और आपको ध्यान रहे कि जो 1954 ईस्वी में जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और जो भारत रत्न और पद्म श्री जो आपका पुरस्कार शुरू हुआ उसको सर्वोच्च न्यायालय ने उसे पुरस्कार माना है, उपाधि नहीं माना है। साथ ही ये शर्त है कि इस ये जो पुरस्कार है उनका जो है अपने नाम में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। अर्थात अनुच्छेद 18 का जो बेसिक संबंध है उपाधियों के अंत से है, ठीक है। आइए अब हम लोग संविधान के अंतर्गत जो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है उनको देख लेते हैं। और उसमें जो है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 19 से 22 को शामिल किया गया है और यह है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आपको बता दें कि प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है और नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव को जो है व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का जो है अकारण जो है अपहरण नहीं किया जाएगा और इस बात की जो है इनको श्योरिटी हो कि वो स्वतंत्र जीवन जो है जीने के लिए जो है वो आपका जो है अपने आप में वो क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। बशर्ते इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। इसका मतलब ये नहीं है स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है तो आप जो है अपने स्वतंत्रता के चक्कर में जो है दूसरे की स्वतंत्रता का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमारे संविधान में इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। जैसे अगर हम 19(1) की बात करें तो 19(1) में जो है हमें मौलिक अधिकार दिया गया और ये 6 प्रकार का है। 19 के उपखंड क से लेकर के ये जो है 6 तक है, ठीक है। ये ऐसे तो ये 7 होता है लेकिन 6 इसमें से गायब है क्योंकि ये धन के अधिकार से संबंधित था और इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ से हटा दिया गया। तो इसमें 19 का जो उपखंड 1 है उसमें टोटल 6 जो मौलिक अधिकार है वो हमें मिला हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 का जो उपखंड 1 है उनके अलावा जो है इसका 5 खंड और है। 19 का उपखंड 2, 3, 4, 5 और 6 तक है ये। और 19(1) के अलावा जो उपखंड है 2 से लेके 6 तक ये इन 6 अधिकारों पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है कि किस स्थिति में जो है इस अधिकार को जो है सीमित किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार या मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में हमें मिला हुआ है वो असीमित नहीं है, उन पर जो रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं है। अगर हम इनका गलत तरीके से मिसयूज करते
करते हैं तो इसे जो है हमसे जो है छीना भी जा सकता है और उस पर रिस्ट्रिक्शन जो है संसद लगा सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 से 22 का जिक्र है। और यहाँ सबसे पहले जिक्र करते हैं हम अनुच्छेद 19 के उपखंड क की। अनुच्छेद जो 19 का उपखंड 1 है उनके क में कहा गया है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा जो है व्यक्ति को। तो यहाँ भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19(1) क में जो है दिया हुआ है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी 19(1) के तहत ही आता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछ दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 19(1) के क में है। साथ ही आपको बताऊं कि अनुच्छेद 19 ख कहता है कि हमें या भारत के नागरिक को शांतिपूर्ण जो है और निशस्त्र मतलब बिना हथियार के एकत्र होने और सभा करने का जो है उनको जो है स्वतंत्रता है। साथ ही में आपको बताऊं तो अनुच्छेद 19 का जो 19(1) का जो ग है वो कहता है कि भारत के नागरिकों को संघ या समुदाय या परिषद या सहकारी समिति जो है वो निर्मित करने की जो है स्वतंत्रता है। उसी प्रकार 19 घ की अगर बात करें तो ये राज्य के किसी भी कोने में या राज्य के किसी भी हिस्से में जो है निर्बाध संचरण की जो है स्वतंत्रता की बात करता है। और अगर 19 अरा की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है किसी भी तरह की जो है आजीविका के चयन करने की जो है स्वतंत्रता दोस्तों यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए गौ के बाद घ के बाद जो अरा है दोस्तों यहाँ होना चाहिए कि यहाँ जो है अरा के अंतर्गत भारत के नागरिकों को जो है भारत में कहीं भी जो है बसने का जो है अधिकार, निवास करने का उनको अधिकार दिया गया है। और 6 जो है क्योंकि अरा के बाद 6 तो आपका उससे संबंधित था किससे, धन के अधिकार से, तो उसे हटा दिया गया। तो 6 जो है उसमें दोस्तों कहा गया है कि भारत के नागरिकों को जो है भारत में कहीं भी जो है अपने आजीविका हेतु व्यापार व्यवसाय करने की जो है स्वतंत्रता है, लेकिन उन पर कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन भी है जिनका 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6) में जो है इनका जिक्र किया गया है कि किस स्थिति में जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे भाषण की और जो भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन पर रिस्ट्रिक्शन, अगर आप किसी का जो है मानहानि करते हैं या फिर आप न्यायालय की जो है अवमानना करते हैं तो इस स्थिति में आप पर जो है कार्रवाई हो सकती है। इसी प्रकार जो है अगर शांतिपूर्ण और निशस्त्र तरीके से एकत्र करने का तो अधिकार है, लेकिन अगर आप इन ऐसे एकत्र होते हैं और फिर हथियारों का वहाँ यूज करते हैं, हिंसा में अगर संलग्न हो जाते हैं और जिससे लोक व्यवस्था अगर प्रभावित होता है तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब जो है रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, ठीक है। साथ ही में जैसे कहीं भी जाने आने की तो स्वतंत्रता है, ठीक है, जिसका जिक्र संविधान के जो 19 का उपखंड घ है उसमें है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जैसे जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पे जो है आपके जानमाल को ध्यान में रखकर और उनकी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखकर जो है वहाँ घूमने की जो है रिस्ट्रिक्शन है, आप वहाँ नहीं जा सकते। कई ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आजीविका की बात करें तो वहाँ भी ये शर्त लागू होता है, ठीक है। साथ ही आपको बताऊं तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 20 की, ठीक है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में जो है संरक्षण प्राप्त है। और जैसे यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर जो है आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जो है आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है, या जब तक आप पर दोष सिद्धि नहीं हो जाती तब तक आपको जो है अपराधी कहने का हक किसी को नहीं है, ठीक है। तो इनका जो जिक्र है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में जो संरक्षण है दोस्तों यह अनुच्छेद 20 में है। इसी प्रकार प्राण व शारीरिक स्वाधीनता की अगर बात करें तो ये इसका जिक्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और यहाँ ध्यान रखिएगा अभी जो हाल के वर्षों में आपने देखा
कि जो निजता का अधिकार है दोस्तों, जिसे मौलिक अधिकार का जो है दर्जा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो ये निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही दोस्तों शामिल है। तो ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 21 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो संविधान के अनुच्छेद के उपखंड 19 के उपखंड 1 के क में ये शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है आपका जो है बंदीकरण एवं निरोध के जो विषय में है उसमें कुछ संरक्षण प्राप्त है। जैसे आपको अगर कोई पुलिस वाला जो है सामान्य जो आपराधिक मामले हैं उनमें अगर आपको गिरफ्तार करता है, तो आपको अपने गिरफ्तारी जानने का अधिकार है कि किस कारण आपको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही में आप अपने पसंद के वकीलों से जो है अपना केस जो है वो उनको सौंप सकते हैं। साथ ही में आपको यह अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश किया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस 24 घंटे में जो उनके द्वारा यात्रा किया जाएगा या उस दौरान कोई अवकाश छुट्टी होती है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यह आपने देखा अनुच्छेद 22। और इस तरह आपने देखा कि राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति के इन स्वतंत्रताओं पर जो है नियंत्रण करे यदि वह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। जो मैंने अभी अपवाद आपको बताया, तो इन अपवादों की स्थिति में जो है वो आप पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, आपके इस अधिकार को सीमित कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो जो एक्सप्लॉयटेशन का जो अधिकार है, एक्सप्लॉयटेशन के जो विरुद्ध हमें अधिकार मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हमें मिला हुआ है, वो उसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि मानव व्यापार अर्थात मानव दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, उसके बाद में जो है बच्चों का दुर्व्यापार जो है और बालात्सर्म जो है वो अगर कोई कराता है, तो ये जो है आपराधिक मानी जाएगी और उन पर जो है दंडिक कार्रवाई की जाएगी। तो बालात्सर्म, उसके बाद जो है मानव दुर्व्यापार, शरीर दुर्व्यापार का जो निषेध है वो अनुच्छेद 23 में उसका जिक्र है। उसी प्रकार अनुच्छेद 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है कहा गया है कि राज्य या कोई भी जो व्यक्ति है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है किसी कारखानों में, ठीक है, या अन्य संकटमय जो काम है, जो खतरनाक काम है, जो हैजर्डस संस्थान है, वहाँ पे उनको नौकरी पर नहीं लगा सकता। अगर लगाता है तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इसका जिक्र दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अधिकार का जिक्र किस में है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है अनुच्छेद 23 मार देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये होगा अनुच्छेद 24। ठीक है, क्योंकि स्पेशली जो है जिक्र 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, उनके विरुद्ध जो अधिकार है उनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 24 में है। आइए अगला जो मौलिक अधिकार है उनको देखते हैं, और ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बताऊं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है दोस्तों, इनका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में है। ठीक है, अनुच्छेद 25 की बात करें दोस्तों, तो इसमें अंतःकरण की बात कही गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात भारत में कोई भी जो भारत के नागरिक है वो किसी भी धर्म को जो है मान सकता है, उसका अंतःकरण कर सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है धर्म, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने मर्जी से किसी धर्म को जो है बदल कर किसी धर्म में जाना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये 26 में है, 25 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 की अगर बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 26 में जो है वो धार्मिक जो संस्थान है उनकी स्थापना और उनके प्रबंधन से संबंधित
और जो स्वतंत्रता है वो अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को। अर्थात 25 में जो है किसी धर्म को अपनाने, उनका प्रचार प्रसार करने, उसे फैलाने का अधिकार स्वतंत्रता है 25 में जी। 26 में जो है धार्मिक कार्यों हेतु या प्रयोजन हेतु और उनके जो प्रबंधन है उस हेतु अगर जो है किसी तरीके की संस्थान की जो है और उन किसी तरीके की अगर प्रबंधन करना चाहता है भारतीय नागरिक, तो इनकी जो है स्वतंत्रता जो है उनको दिया गया है। तो 26 जो है वो धार्मिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अनुच्छेद 27 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि जो सरकार है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिस कर के बल पर जो है आपका जो है किसी विशेष धर्म को जो है बढ़ावा दिया जाएगा या किसी विशेष धर्म के विकास पर खर्च किया जाएगा। तो ऐसे कर की जो है वो मनाही है और ऐसे कर जो है सरकार हम भारतीय नागरिक से वसूल नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ कर पर रोक लगाई गई है, फीस पर नहीं, शुल्क पर नहीं। अगर सरकार चाहे तो फीस शुल्क लगा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि मंदिर में जो है दान पेटियाँ होती है, ठीक है, या फिर आप जाते हैं जैसे आप कुतुब मीनार ले लीजिए या फिर अन्य जगह चिड़ियाघर ले लीजिए, जहां आप जाते हैं अंदर जाते हैं तो उसका कुछ शुल्क लगता है आपका। तो ये फी है, ये कर नहीं है, ये शुल्क है। तो इस तरह का जो चीज़ है वो तो कर सकता है सरकार, लेकिन कर जो है लगा नहीं सकता। तो इसका जिक्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 27 में है। इसी प्रकार अगर हम अनुच्छेद 28 की बात करें दोस्तों, तो 28 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी शिक्षण संस्थान में जो है जो धार्मिक पूजा पाठ या फिर प्रार्थना वहाँ पे होता है या कोई भी धार्मिक संगोष्ठियाँ होता है, उसमें भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को जो है मजबूर नहीं किया जाएगा। उसे स्वतंत्रता है कि वो अपने मर्जी से अगर चाहे तो उसमें भाग ले सकता है और नहीं चाहे तो नहीं ले सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब स्कूल में जो सरकारी स्कूल होती है वहाँ जो है आपने आज तक नहीं देखा होगा कि किसी जो फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं और फुल्ली सरकारी होते हैं उसमें आपने उनके ऑफिस में कभी नहीं देखा होगा कि किसी भगवान का मूर्ति लगा। हाँ, महात्मा गांधी का, नेहरू जी का या फिर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन सब का फोटो जरूर होता है, इंदिरा गांधी का फोटो मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको किसी धर्म से संबंधित जो फोटो है वो वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। मिलेगा तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में इसकी मनाही है और इसमें कहा गया है कि जो स्कूल या संस्थान या शिक्षण संस्थान जो है वो पूर्णतः सरकारी होगा, उसमें किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो सरकार से सहायता प्राप्त है उसमें भी जो है धार्मिक शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद में जो अन्य संस्थान है, जैसे निजी संस्थान है या फिर कोई संस्थान ऐसा है जो आपका क्या बोलते हैं सरकार से सहायता तो प्राप्त है, लेकिन उनका जो निर्माण किया गया है किसी ट्रस्ट के थ्रू, किसी न्यास के थ्रू किया गया है, जैसे मदरसा ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें सरकार सहायता देता है, लेकिन अगर वो मदरसा है उस किसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है तो वहाँ जो है धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक होता है और उसकी मनाही नहीं है। तो बेसिकली जो संविधान का अनुच्छेद 28 है उसमें जो है किसी जो धार्मिक संगोष्ठियाँ हैं या धार्मिक चीज़ें हैं उसमें जो है आपको भाग लेने की स्वतंत्रता है। आप किसी धर्म संप्रदाय से हैं, अगर आपका मन करता है तो उसमें भाग लीजिए, नहीं मन करता है तो नहीं लीजिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब प्रार्थना होता है स्कूल में, जो निजी संस्थान भी आपने देखा होगा वहाँ भी जो सरकारी से सहायता प्राप्त है तो वहाँ जो है प्रार्थना तो होती है, तो बहुत सारे जो मुस्लिम संप्रदाय के बच्चे हैं वो जो है उसमें नहीं बोलता है उसको, ठीक है। तो इस पर जो है कोई पाबंदियां नहीं है, वो अपने मर्जी से चाहे तो बोल सकता है और चाहे तो नहीं बोल सकता है। तो इसका जिक्र जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 28 में है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है और इसमें अनुच्छेद कितना से कितना शामिल है। आइए अगला जो मौलिक अधिकार है उनको देख लेते हैं। और अगला मौलिक अधिकार है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट्स है उनकी जो है स्वतंत्रता दी गई है। और बेसिकली इनका संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से है
अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अपना धर्म, ठीक है, संस्कृति या फिर उनका अपना लिपि भाषा है और तो उनको वो संरक्षित करने का जो है उनको स्वतंत्रता है, उसको वो संरक्षित कर सकता है, ठीक है। अर्थात भाषा, लिपि या फिर आपका जो है उनका कोई संस्कृति है तो उनको संरक्षण करने की जो स्वतंत्रता है अल्पसंख्यक समुदाय को, वो अनुच्छेद 29 में उनको ये स्वतंत्रता दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम अनुच्छेद 30 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 30 में जो है वो कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो है अपने जो पसंद के शिक्षण संस्थान है, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए जिस शिक्षण संस्थान को जो है स्थापित करने की ज़रूरत है, उनको यह स्थापित भी कर सकता है और उनका जो है प्रबंधन भी कर सकता है। अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय को जो है शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसके प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 30 में है और अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, और संविधान के अनुच्छेद 29 में इसका जिक्र है। तो ये संस्कृति और शिक्षा से संबंध जो मौलिक अधिकार है ये हुआ, आपने देखा। अब हम देख लेते हैं छठा और अंतिम जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यहाँ जो है इसका जिक्र दोस्तों आपको संविधान के अनुच्छेद जो है वो 32 में बेसिकली मिलेगा। और जो है अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है किसी राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो आप जो है उसके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, अर्थात जो मौलिक अधिकारों का जो संवैधानिक उपचार है बेसिकली उनका जिक्र 32 में ही है और इनके तहत आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट में भी जो है आपके मौलिक अधिकार को जो है संरक्षण करने का अधिकार उनको भी प्रदान किया गया है और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट आप अनुच्छेद जो है 226 के तहत जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों जिसका आपका हनन हुआ है उनके खिलाफ आप जो है सूट दायर कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं और फिर अपने मौलिक अधिकारों को जो है उनके द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, न्यायोचित है, ठीक है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसी वजह से कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा ऐसा एक अनुच्छेद है या ऐसा प्रावधान है जिसको अगर हटा दिया जाए तो संविधान निष्प्राण हो जाएगा, तो मैं एक अनुच्छेद और वो अनुच्छेद है 32, उनके अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। अर्थात संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और इसका जिक्र हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 32 में है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना को भी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे कंफ्यूज रहता है बच्चे, तो आपको ये कंफ्यूजन अपने साथ नहीं लेके जाना है। ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न रहे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चंस रहे, तब आपको उत्तर लगाना है क्या, प्रस्तावना, ठीक है, चाहे उसमें अनुच्छेद 32 का भी जिक्र क्यों ना हो। लेकिन अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा या हृदय किसे कहा गया, तब आपको लगाना है अनुच्छेद 32 में टिक, चाहे प्रस्तावना का ऑप्शन उसमें हो ही क्यों ना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार उल्लिखित करने का जो उद्देश्य है, एक तो यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरा यह है कि हर अधिकार इन्हें मानने के लिए जो है वो विवश हो। अर्थात ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है वो राज्य के खिलाफ मिला हुआ है। अर्थात राज्य जो है उनके साथ, भारतीय नागरिकों के साथ किसी तरह का जो है मनमानी नहीं करे। अर्थात उन पर जो है एक तरीके से जो है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अंकुश के रूप में या उन पर जो है जनता के वर्चस्व के रूप में जो है ये अधिकार हम भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, ठीक है।
अब आइए देखते हैं कि मौलिक अधिकार का जो निलंबन है वो किन किन स्थितियों में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे भारतीय संविधान में असीमित नहीं है, उनका निलंबन भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि निम्नलिखित दशाओं में जो है मौलिक अधिकार को सीमित या स्थगित किए जा सकते हैं। पहला आधार है कि संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार, आपको पता है कि भारतीय संसद को अनुच्छेद 368 के तहत है, और यह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को जो है चाहे तो स्थगित या सीमित कर सकती है। साथ ही भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक नहीं रहती है, अर्थात इस को जो है अल्पीकरण के लिए अगर संसद चाहे किसी मौलिक अधिकार को कम करने का, तो उसके लिए उनको राज्य विधानसभा मंडलों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताऊं तो संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर भी अधिकार जो है बहुत ही सीमित हो जाते हैं। जैसे आपको बताऊं कि राष्ट्रपति शासन 352 के तहत जब लगता है तो उस समय में भी बहुत सारे जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। उस समय जो है आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है उस समय में राष्ट्रपति शासन के समय में जो है सारे जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बताऊं तो इनके अलावा जो है संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तिगत जो अधिकार है कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं। जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था अर्थात व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, साथ ही राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, साथ ही में नैतिकता, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की जो रक्षा है इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर जो है आपको पता है कि वो युक्त या युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे आपको जाने आने की ज़रूरत या परमिशन नहीं होती है। और इस तरीके जो है ये भी एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों पर दोस्तों क्या है, प्रतिबंध तो है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताऊं तो जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू होता है उस क्षेत्र में जो है उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का जो है अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। ठीक है, और ये जो जिक्र किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों ये किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 34 में, क्योंकि आपने ऊपर अभी 32 तक जिक्र किया है, 33, 34, 35 अनुच्छेद भी बचा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं सैनिक कानून अर्थात मार्शल लॉ अगर किसी क्षेत्र में लगा हुआ है तो संसद जो है उस क्षेत्र में के जो नागरिक हैं, ठीक है, या हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका मौलिक अधिकार को जो है वो क्या कर सकता है, उनको जो है न्यून कर सकता है। और ये अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अनुच्छेद 34 के तहत प्राप्त है। इसके अलावा मैं बताऊं तो अनुच्छेद 33 के तहत जो है वो संसद को अधिकार है कि वो सेना या खुफिया एजेंसी जैसे CBI ले लीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ले लीजिए, उनसे को जो मौलिक अधिकार या सशस्त्र बल लीजिए, इनको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उनको जो है उनके अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, उनकी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए संसद चाहे तो उनको अल्पीकरण या न्यूनीकरण कर सकता है। और ये अधिकार जो है दोस्तों जो हमारे संसद को अनुच्छेद 33 के तहत मिला हुआ है। तो 33 का संबंध किससे हो गया, खुफिया एजेंसी या सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को जो है नियंत्रित करने से। 34 में मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में जो मौलिक अधिकार को न्यूनीकरण का अधिकार या शक्ति प्राप्त है संसद को, तो 34 में जिक्र है। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो 35 में जो जिक्र है दोस्तों, और 35 के तहत जो संसद को अधिकार प्राप्त है वो यह है कि कुछ विशेष जो मौलिक अधिकार है, जैसे आप ले सकते हैं कि 32(3) के तहत जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसके बाद में जो है कुछ और जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है उस पर सिर्फ उसी पर उस विशेष मौलिक अधिकारों को ही अगर संसद चाहे तो वो अल्पीकरण कर सकता है, और ये अधिकार अनुच्छेद 35 के तहत उनको जो है प्राप्त है। ओवरऑल इन
इसको हम कहें तो ऐसे आसान भाषा में बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि अगर वो चाहे तो किसी जो है निश्चित मौलिक अधिकार को ही अपने अकॉर्डिंग जो वो उचित समझे न्यूनीकरण या अल्पीकरण उसका कर सकता है। तो ये आपने 33, 34, 35 अनुच्छेद के बारे में भी जान लिया और इस प्रकार आपने जो है मौलिक अधिकार से संबंधित जितने अनुच्छेद है उनका यहाँ आपने डिटेल में अध्ययन किया। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। साथ ही में यहाँ एक पॉइंट और है, उनको देख लेते हैं। आपको बताऊं तो संविधान में यह कहा गया है कि जो है सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेना के सदस्यों के जो मामले में संसद मौलिक अधिकारों को जो है सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है। और मैं इसका जिक्र अभी किया आपसे, ये जिक्र किस में है तो संविधान के अनुच्छेद 33 में है। ठीक है, तो ये आपने संपूर्ण मौलिक अधिकार को देखा और इसको जो है बड़ी डिटेल में समझा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अब आइए जो एक और पॉइंट है यहाँ देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में है उसमें क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। आपको बताऊं तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें बेसिक अंतर ये है कि इसमें जो है मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात ये न्यायोचित है, वाद योग्य है, अर्थात इनका उल्लंघन हो जाता है तो इनके खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, अर्थात ये न्यायोचित नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। अगर इनका उल्लंघन भी होता है तो उनके लिए आप किसी कोर्ट में या किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये पहला फर्क है। इसके बाद आपको बताऊं तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति दोस्तों नकारात्मक है, ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति की बात करें दोस्तों तो ये सकारात्मक है, जो राज्य को कुछ करने के आदेश व निर्देश देते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक का अर्थ क्या है। नकारात्मक का मतलब है कि ये किसी चीज़ को नहीं करने के लिए कहता है, अर्थात अगर मौलिक अधिकारों को आप देखें तो मौलिक अधिकार जो है राज्य को जो है किसी चीज़ को करने से रोकता है। जैसे ये कहता है कि आप ऐसे कानून नहीं बना सकते, यहाँ नहीं आया, नहीं बना सकते, इसका मतलब किसी काम को करने से ये क्या कर रहा है, सरकार को रोक रहा है, अर्थात ये नकारात्मक प्रकृति की है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो ये राज्य को ये निर्देश देता है कि आपको जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो है व्यवस्था करनी चाहिए, या जो है पंचायती राज्य की जो है व्यवस्था करनी चाहिए अनुच्छेद जो है 40 के तहत, या अनुच्छेद 50 के तहत जो है आपको जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है उनको जो है अलग करनी चाहिए। तो ये उनको करने के लिए कुछ जो है निर्देश दिया गया है, अर्थात किसी काम को करने के लिए कहा गया है, अर्थात इसलिए इनकी प्रकृति क्या है, सकारात्मक। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर तीसरा जो अंतर है उनकी बात करें तो मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्तिगत है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर विषय की बात करें तो ये विषय क्या है, राज्य है, अर्थात इनका जो दायरा है वो व्यापक है। ठीक है, अर्थात मौलिक अधिकार व्यक्तियों पर लागू होता है लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य पर लागू होता है, अर्थात ये राज्य के लिए निर्देश है न कि किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा अंतर इसमें ये है। इसके बाद अगला जो अंतर है दोस्तों वो है कि मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का अगर क्षेत्र की बात करें तो मौलिक अधिकार से क्या है, व्यापक है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भी है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 51 अगर आपको याद होगा तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। पड़ोसी जो राष्ट्र है हमारे उनसे जो है मित्रता और सद्भाव की भावना जो है उनको विकसित करने की बात कही गई है। ठीक है, जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल में उसका जो है अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए आप लोग जो है धैर्य बनाकर रहिए। अब अगला जो है फर्क वो देख लेते हैं। अगला फर्क है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को कभी कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही
आपको बताऊं तो अगला जो अंतर है दोस्तों कि मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार से संबंध रखता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देता है। इस नज़रिए से भी अगर देखें तो इसका दायरा मौलिक अधिकारों से बड़ा है। ये व्यक्ति के विकास की बात करता है, ये समाज के विकास की बात करता है। साथ ही में अगला अंतर की अगर बात करें दोस्तों तो मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक जो अधिकार है उन पर बल देता है। साथ ही अगर आठवां अंतर की बात करें दोस्तों तो आठवां अंतर है मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है मूलतः जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनकी जो है अवहेलना नहीं करती है। ठीक है, साथ ही में अंतिम अंतर की अगर बात करें दोस्तों तो यह मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश माना जाता है। अर्थात इनका जो है कानूनी रूप से पालन करने के लिए जो है किसी सरकार को, राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, बल्कि वो उस राज्य की सरकार की नैतिकता पर निर्भर करता है। अर्थात ये नैतिकता पर बल देता है, जबकि ये कानूनी जो महत्व है इनका मौलिक अधिकार को ज़्यादा है, जबकि नैतिक महत्व अगर बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है ज़्यादा है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने संविधान भाग के जो भाग 3 हैं उनको पढ़ा और उनके अंतर्गत जितने अनुच्छेद हैं उनका डिटेल में अध्ययन किया, और फिर हमने जो है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व क्या है, उनमें क्या अंतर है, इसके बाद में जो है मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार है, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है, इन सारी बातों का जो है यहाँ पे डिटेल में अध्ययन किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और आज कि इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और आगे के सेशन को जब तक मैं लेकर आता हूं आप लोगों के समक्ष, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और जाते जाते इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए, और एक लाइक और शेयर तो ज़रूर करते जाइए। इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।